नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज ठोक के, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करें। बिहार में आज चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो गई। कुल मिलाकर छठ के बाद चुनावी पर्व शुरू हो जाएगा। गहमा गहमी चरम पर होगी। अपने महापर्व यानी कि छठ के बाद बिहार चुनावी पर्व का अर्घ्य डालेगा। 22 नवंबर तक बिहार को उसकी नई सरकार भी मिल जाएगी। लेकिन ये तो हुई वो बातें जो चुनाव आयोग ने बता दी। आज हम समझेंगे कि जब बिहार चुनाव का फर्स्ट टीजर जारी हो गया है तो यहां पर कौन इस वक्त कहां खड़ा है, महागठबंधन कितना दमखम के साथ मैदान में है, तो एनडीए के लिए तस्वीर इस बार क्या है। हम व्यक्तिगत रूप से भी नेताओं की छवि पर इस चुनाव के असर की बात करेंगे। तो आज ताज ठोके में बिहार के चुनावी अखाड़े की बात होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। सरकार बनी उसके बाद हमने काम करना और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं। भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करता है। रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। विनीत सिंह हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन सर, और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़ी देर में बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। मैं जयंत जिज्ञासु जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। आज चूंकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत हद तक तस्वीरें साफ कर दी। 2-3 दिन के अंदर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। इस बार क्या आरजेडी फिर से बड़ी पार्टी बनकर सत्ता के सिंहासन से दूर रह जाएगी, या फिर एक बड़े दमखम के साथ सरकार बना रही है? देखिए, हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता का दिल तो हम लोग जीतते ही रहे। यह चुनाव हम इस बार जीतने जा रहे हैं, और सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि जैसा कि बिहार के सर्वप्रिय नेता तेजस्वी जी बार बार कहते रहे कि हम बिहार को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। बिहार के नवनिर्माण के लिए हम अपील करते हैं लोगों से कि वो वोट करें और हमारे कामकाज के आधार पर वोट करें। हमने विगत 17 महीनों वाली सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी, अस्थायी नौकरी दी, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, संविदा राज वाली नहीं, और 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराया। तो जो नौजवान हैं, नवयुवती हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं जी, उन सब की तरक्की के लिए सरकार ने दी, या आप आरजेडी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार ने दी? क्योंकि जब आप साथ थे तब तो आप कहते थे कि ये महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी और आरजेडी की सरकार है। अब जब आप अलग हो गए तो कह रहे हैं सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और तेजस्वी यादव को। नहीं, ये श्रेय जिनको लेना है वो ले लें, लेकिन बिहार के जन जन में यह बात चली गई है कि तेजस्वी जी वायदे के पक्के व्यक्ति हैं। और हम तो यह चाहते हैं कि जो भी घोषणा पत्र जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उस पर खरा उतरना बाइंडिंग हो जाए, और जो लोग भी उससे दाएं बाएं छलक कर तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, उसका भी संज्ञान जनता की अदालत में लिया ही जाता है। तो हम तो कह रहे हैं कि 5 साल की भी बात हम नहीं कर रहे हैं। 17 वर्षों तक आपने इन सबको मौका दिया, भाजपा जेडीयू को। हम आपसे 17 महीने मांग रहे हैं, आप पायलट करने दीजिए, नेतृत्व करने दीजिए बिहार का, पूरी तस्वीर बदलेगी। इसलिए सारे घटक दल इंडिया ब्लॉक के एकजुट हैं और सब लोग डोर टू डोर जा रहे हैं
और इस वोट चोरी का जो एक मामला चला उसको लेकर भी जनता को हमने अवगत कराया कि इस देश में या दुनिया में जनता सरकार चुनती है, लेकिन इस देश की सरकार चुनाव आयोग से मिलकर मनमाने तरीके से मनपसंद जनता चुनने पर आमादा थी। तो इसका भी आपको संज्ञान लेना है कि जिन लोगों के नाम मतलब आप फाइनल लिस्ट जो जारी हुआ आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने उठाया वो जनता के मन में घर कर गया और इसी के आधार पर जनता इस बार चुनाव में लोगों को वोट डालेगी, यानी कि अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को चुनेगी। क्योंकि 4.5 लाख लोग ऐसे लोग सिन्हा भी चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भी नहीं किए थे। तोहिन सिन्हा जी, आरजेडी और महागठबंधन कॉन्फिडेंट है कि इस बार एनडीए की सरकार जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, इस बार वो कह रहे हैं खत्म ये सरकार। एनडीए की आपकी डबल इंजन में से कोई इंजन काम नहीं कर पाएगा चुनाव में। तोहिन जी, देखिए आज ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें आज पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया, एक भी औपचारिक कंप्लेंट जो है ना तो कांग्रेस की तरफ से आया ना तो आरजेडी की तरफ से आया पूरे एसआईआर के विषय में। तो सबसे जो इनका बड़ा मुद्दा होने वाला था वोट चोरी, वो तो समाप्त हो गया। खुद इन्हीं के बीएलओज ने राहुल गांधी की बातों को नकार दिया है, उनके सारे आरोपों को नकार दिया है। दूसरा, राहुल गांधी जहां आज से 1 महीने पहले उछल के घूम रहे थे पूरे बिहार में, पिछले 10 दिन से पता नहीं साउथ अमेरिका में वो नवरात्रि मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कहीं दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मैदान में ही नहीं है। 65 लोग के वोट जो है 65 लाख वोटर्स जो हैं काटे गए थे एसआईआर के बाद, और आज वो पूरे प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी, जिसमें कि आधार कार्ड भी लास्ट में शामिल किया गया, 48 लाख बिल्कुल जो है हटाए गए हैं। तो इसका मतलब कितना कामयाब था एसआईआर का एक्सरसाइज, 75% सक्सेस रेट था। तो इनकी बातें जो हैं पूरी तरह से जनता ने देखी है कि कितनी फर्जी थी इनके आरोप। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात जिस पर वोट पड़ने वाला है वो है प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। कहां 300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें होती थी 2004 में, 2005 में आज 1 लाख से ऊपर है। कहां 33,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग होता था, आज 60,000 से ऊपर है। तो ये सारी बातें जो हैं, कोई नहीं चाहता है कि वापस उसी लालटेन के युग में बिहार जाए, वही अंधेरे में जाए। अभी सीमांचल के क्षेत्र में पहली बार दिल्ली से जो है सीधे विमान उड़ेंगे अगले कुछ दिनों में। इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। किसी ने आज से मतलब 10 आपने साल डबल पहले, इंजन 12 साल सरकार पहले की खूबियां तो गिना दी तोहिन जी, आपने डबल इंजन सरकार की खूबियां तो गिना दी, आपने सड़क का बड़ा जाल भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। अगर इतना सब कुछ कर दिया तो फिर नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पर क्यों है? देखिए किस संदर्भ में अलग अलग रिपोर्ट निकलते आए हैं, लेकिन आपको तो पता है कि 14.5% जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 का बिहार में है, जो कि सर्वाधिक है। आपको पता है कि जहां 4-5 घंटे पावर आता था 20 साल पहले, आज 20-22 घंटे आता है पूरे बिहार में जो है, जो हाईवे का नेटवर्क है। तो किस संदर्भ में किसी एक विशेष एस्पेक्ट को लेकर अगर नीति आयोग के इस रिपोर्ट ने वो बात कही होगी तो बात अलग है, लेकिन बिहार जो है पूरे मतलब सर्वव्यापी जो ऑल परवेसिव ग्रोथ देखा है बिहार ने, वो मेरे ख्याल से उसकी एक आदत बनी है लोगों को, और लोग अब वापस जो है अंधकार। मैं प्रियंका जी आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं परिमल कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। नीतीश कुमार पर विपक्षी जो है वो हमलावर हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और जो मैंने भी कहा कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है, वो एक सम्मोहन में है। बिहार में सरकार सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये तेजस्वी यादव का बयान है, कई जगह उन्होंने इसे कोट किया है। पर जी बेसिकली जो स्थिति है आप देखें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने काया पलट किया बिहार का। 2005 के पहले का बिहार और अभी के बिहार को आप देखें, बेसिकली प्रत्येक लेवल पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो। फिर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये लोग आरजेडी वाले, एक तो ये पहले ही हार मान चुके, और चूंकि हारे को परिणाम क्या करेंगे फेस से भी डिवाइस के रूप में, तो उन्होंने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना प्रारंभ किया। तो बेसिक रूप से जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो काम किया
वह झलक रहा है। अभी देखिए, इन लोगों ने वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ की थी और राहुल गांधी ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रूबरू हुए और सड़कों पर यात्रा प्रारंभ की। यह वही बिहार है जहां बैलगाड़ी को भी चलने में दिक्कत होती थी और राहुल गांधी जी यहाँ पर मोटरसाइकिल यात्रा निकाले और प्रियंका गांधी ने सड़क की स्थिति को देखकर बाद में पर्टिकुलरली इच्छा जाहिर की कि मैं भी मोटरसाइकिल यात्रा का भाग होऊंगा। तो बेसिकली यहाँ तो सब कुछ क्लियर है और बिहार में विकास भी हुए, प्रगति भी हुए और 2025 से 30 बिहार खुशहाली और बेसिकली समृद्धि के दौर से गुजरेगा। और जानते ही हैं कि हमारे नेता ने जिस तरह का काम किया, ये लोग बोलते हैं 17 महीने तो हमारे नेता ने तेजस्वी जी को, जो ऑलरेडी तेजस्वी जी को रोजगार प्रदान किया, और ये झूठा बयानबाजी करते हैं। और यही कारण है कि लोकसभा तो ये कहती है कि आपकी जो सरकार है, आपकी जो सरकार है वो नकलची सरकार है। सारा कार्यक्रम आरजेडी का और उसे फॉलो करते हैं नीतीश बाबू। अरे प्रत्युष जी बतलाइए, नकलची की बात मैं आपको एक बार महत्वपूर्ण बात बतला दूं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, असली जननायक की भूमि। ये फर्जी जननायक जो नौवीं फेल बनते हैं, जो नौवीं फेल जननायक जो बनने का प्रयास करते हैं, बिहार की जनता ऐसा राजनीतिक चप्पल इस पर लगाएगी कि हो सकता है कि सिंगल डिजिट को भी क्रॉस नहीं कर पाए। ये मुंगेरी लाल। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी महागठबंधन बिहार में जो चुनाव लड़ रहा है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, उनकी अगुवाई में लड़ रहा है। जी देखिए, मैं समझती हूँ जहाँ तक महागठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, और मुद्दों पर चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार पूरी तरीके से उसको एक तरीके से एक अभियान बनाया गया कि जिससे लोगों के वोट काटे जाएं, और वही अंत में हुआ। लोगों के वोट काटे गए। आज भी हम इलेक्टोरल जो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल डाटा है वो मांग रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा। हकीकत यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर की जाए तो आज ज्ञानेश गुप्ता जी से ये उम्मीद थी कि वो कहेंगे सरकार से कि क्या चल रहा है। अरे भाई अपने टाइम में बोलिए साहब। नहीं, अरे भाई हमने जो कंप्लेन दी थी उसकी क्वांटिटी आपको पता नहीं है क्या? हमने जो कंप्लेन की थी 87 लाख कंप्लेन्स की थी, और वो भी रिटर्न कंप्लेन्स थी। अगर आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए, फिर बैठा करिए डिबेट में। बीच में टपर करने की पता नहीं क्या आदत है आप लोगों की। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात इलेक्शन कमीशन लगातार करता चला आया, क्या वो हमें मिल रहा है? आज लगातार 10,000 रुपए हो या अनेक घोषणाएं हो जो पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या उस पर चुनाव आयोग को 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए थे? पर नहीं, जितने भी पूर्व चुनाव आयुक्त थे उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि अगर सवाल पूछे जा रहे तो उसके जवाब देने चाहिए। पर चुनाव आयुक्त आज भी पूरी तरीके से मौन था, और मौन इसलिए था क्योंकि वो पूरी तरीके से वोट चोरी कर रहा। और वोट चोरी के अभियान में चुनाव आयोग पूरी तरीके से मिले हुए, पूरी प्रक्रिया मिली हुई है। अभी ये तुहिन जी कह रहे थे बीएलओ हमारे, बीएलओ हमारे नहीं होते, बीएलओ सरकारी जो है ऑफिसर होते हैं। और सुनिए, अब तो फाइनल वोटर लिस्ट सूची भी सामने आ चुकी है, और अगर अभी भी आप कहेंगे कि ये पारदर्शी नहीं है, ये फेक है, तो फिर आपने तो नतीजा पहले ही घोषित कर दिया। अच्छा आप बताइए। नहीं प्रियंका जी, इसका मतलब कि चुनाव से पहले आप नतीजा घोषित कर रही हैं कि अगर सब कुछ उनके फेवर में है तो जीत फिर एनडीए की होगी, या तो फिर चुनाव का बायकॉट कर दीजिए, कहिए हमें भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग ने धांधली की है, बीजेपी ने धांधली की है। तो फिर चुनाव अगर आपको लड़ना है तो इसी आंकड़े के साथ, इसी सूची के साथ आपको लड़ना होगा। देखिए, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से हम जनता के अंदर पूरी तरीके से अवेयरनेस ला रहे हैं, जिसके भी वोट कटे हैं वो पूरी तरीके से 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और प्रूफ के साथ हम वहां पर जाएंगे और पूरी तरीके से इनको एक्सपोज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी एसआईआर प्रक्रिया में पाई जाएगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी, और वो नौबत आ चुकी है। जिस तरीके से एक घर में आज भी 247 लोगों को रजिस्टर किया हुआ है, एक मुजफ्फरपुर के व्यक्ति के 3 जगह पे नाम है, तो इससे क्या साबित होता है? क्या आपकी जो एसआईआर प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी? आज बीएलओ की बड़ी तारीफ कर रहे थे चुनाव आयुक्त। मैं पूछना चाहती हूँ, इन बीएलओ की तारीफ क्यों की जा रही थी? क्योंकि 15 से 20% जो फॉर्म है वो बीएलओ ने अपने घर में बैठ के भर दिया, और आपके कहने पर बीएलओ ने पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया। तो चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से ये जानते हैं कि ये प्रक्रिया फ्रॉड है। इस प्रक्रिया के माध्यम से दूसरी तरीके से आप देखिए कि अगर आपने कोई काम किया होता, पिछले 25 सालों में किए गए काम गिनाने का समय था, पर आज आप क्या है, भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। आपके पास चेहरा कौन है? सम्राट चौधरी चेहरा है, जिनकी डिग्री फर्जी है,
जिनकी जो है जिनके ऊपर हत्या के आरोप है, जो अपराधी प्रवृत्ति के, आपके जितने नेता हैं। नहीं, अरे भाई विकास की बातें आप ही कर दीजिए। अरे भाई कौन सा विकास किया है? आज भी 97 लाख परिवार 40 रुपए पे जिंदगी बिताने पर मजबूर है, और वो घोषणाएं कहाँ गई? वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया आपका? देखिए जनता भी समझती है। और विनीत जी आपके पास आ रहा हूं। विनीत जी, चूंकि अब 2 से 3 दिन के भीतर विनीत जी अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लोगों की नजरें हैं कि इस बार सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं पिछले बार की ही सीटों के बंटवारे की फॉर्मूला को देखूं तो आपके लिए मात्र 40 सीटें बचती हैं, और उसमें भी 2-3 आपके और अलाई हैं। तो पिछली बार तो चिराग पासवान अलग ही चुनाव उन्होंने लड़ा था, क्या इस बार वो 20 से 25 सीट में संतुष्ट हो जाएंगे? विनीत जी। प्रत्युष जी, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपके सवाल पे आता हूं, पर कुछ बातों का जवाब देना मुझे लगता है कि जरूरी है। अभी प्रियंका जी कह रहे थे कि 10,000 रुपया देना क्या जरूरी था। मुझे याद आता है राजस्थान का चुनाव 2023 में कि अशोक गहलोत ने पूरा अपना खजाना खोल दिया था, फिर भी जनता ने नकार दिया। उस समय तो आपने कुछ भी नहीं कहा। जहां तक बात आपके सवाल पे है, हमारी पार्टी और हमारे नेता के बारे में पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है। मैम 2 मिनट, दिल्ली में तो आज तक ना दे पाए। 2 मिनट शांत तो रहिए प्रियंका जी। आप बिहार से बाहर बैठ के आप लोग बात करती हैं, बिहार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है आप। अभी आपने आप बीएलओ के बारे में प्रियंका एक करके बोले, सुन तो लीजिए ना। अब बिहार में 2 दिन आती है, 3 दिन आती है, हमारा जन्म कर्म बिहार का ही। पहले बात सुनिए पहले। अब अभी बीएलओ के बारे में बात करते, भाई आपके भी 30,000 35,000 बीएलएस लगे हुए हैं ना, वो क्या कर रहे थे? ठग रहे हैं आप बैठ के। तो प्रत्युष भाई, और देखिए बिहार की जनता, आपने तो गांधी मैदान में प्रत्युष भाई, अगर ये बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जब आपकी बारी में परिमल जी कह रहे थे, ये गलत है। आपने बोला कि टोका टाकी नहीं। एक एक करके बोले। यू नीड टू हैव सम कर्टसी प्रियंका जी, दिस इज नॉट द वे। अब जाके बाहर भी वितंडा फैलाती है, यहाँ भी बैठ के वितंडा फैलाएंगी। राहुल गांधी ने और जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, बिहार की जनता को बिहार की जनता ने कर रहे हैं, उसको ठग रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मालूम है, अगर राजद नहीं होता तो कांग्रेस जो है, इनके 1000 से 1500 कार्यकर्ता थे बस। तो आप बीएलओ पे आरोप लगाती है। आपके बीएलए क्या कर रहे थे? आपके सीधा सा सवाल है प्रत्युष भाई। मैं आपके जो मूल प्रश्न उस पर आता हूं। चिराग पासवान जी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं, जो कि एनडीए में 225 सीट लाने की बात कर रहे हैं, और चिराग पासवान का प्रभाव पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है। जहां तक हमारी बात है, तो हमने तो 243 सीटों पर तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर विशेष क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो शाहाबाद हो गया, मगध हो गया, तिरहुत हो गया, वहां पे हम मजबूत हैं। और हमें लगता है कि जब भी एनडीए का सर्वदलीय बैठक होगा, इस सम्मान को देखा जाएगा और हमें उचित सीट दी जाएगी, ताकि एनडीए को हम ज्यादा से ज्यादा सीट दिला सके और प्रचंड बहुमत से सरकार बना सके। और एक बात मैं आखिरी में बोल दूं कि महागठबंधन कुछ भी कह ले, गालिब कहते हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। महागठबंधन का वही हाल है। ठीक है, मैं अरविंद मोहन सर आपसे समझना चाहूंगा। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश बाबू वो पारस हैं जो उनको छू ले वो सोना हो जाए। मतलब बीजेपी को सत्ता का स्वाद मिला जब वो नीतीश कुमार के साथ हुई। आरजेडी फिर से सत्ता में वापसी करती, या कहें कि उसको फिर से राजनीतिक संजीवनी मिलती है सत्ता की, तो वो भी नीतीश बाबू के साथ। क्या इस बार के चुनाव में भी एकमात्र नीतीश कुमार ही फैक्टर है जिनके इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा है, या फिर स्थितियां बदल चुकी हैं? देखिए, पिछले चुनाव में 2 लोगों ने बहुत हैरान किया था। एक तो आरजेडी ने और उसके नए नेता ने बेरोजगारी का इशू उठा के, क्योंकि हम सब लोग जाति का समीकरण और ये सब चीज़ें गिन रहे थे, गवर्नेंस, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन जैसे ही बेरोजगारी का इशू उन्होंने बनाया, मेरे ख्याल एनडीए को भारी मुश्किल हुई और मुश्किल से वो चुनाव जीत पाई। इस बार चुनाव में और एक व्यवहार उस बार एलजेपी का था कि एलजेपी को बीजेपी ने जिस किस्म से इस्तेमाल किया और एलजेपी इस्तेमाल हुई, उसने एनडीए का खेल बनाया, बिगाड़ा, जो भी किया आप उसको, वो 2 चीज़ें थी। इस बार मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से नीतीश के लिए भारी नाराज़गी थी उस बार बीजेपी के लोगों के फुसफुसाहट से और एलजेपी के व्यवहार से। इस बार उल्टा हुआ है कि नीतीश कुमार के लिए ज़बरदस्त सिंपैथी दिखाई दे रही है। उनके कामों को लोग याद करने लगे हैं अचानक बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिहार में काम का 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है। अभी नीतीश के रिकॉर्ड
को भी कोई खंगालेगा तो काफ़ी उसमें झोल है। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम अनाउंस उनके माध्यम से केंद्र सरकार करा रही है या बीजेपी करा रही है, और उन प्रोग्राम्स का और पिछले उनके कामों का ये रिकॉर्ड उनको सिंपैथी दे रहा है। एलजेपी का व्यवहार अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और विपक्ष की ओर से हमला वोट चोरी भर का होकर रह गया, और चुनाव आयोग ने अपनी बदतमीजियां रोक के, मैं कहूँगा बदतमीजियां ही वो कर रहे थे कि अपना काम करने की जगह वो किसको केस करो, मुकदमा करो, ये सब सुना रहे थे। उस गेंद को हल्का कर दिया है उस चीज़ को। तो इसलिए, और अचानक प्रशांत किशोर ने करप्शन के इशू नाम लेके उठाए हैं, बीजेपी अध्यक्ष के, पूर्व अध्यक्ष के, 2 मंत्रियों के। तो इन सब इशूज पे बिहार में आरजेडी क्यों नहीं खड़ी हो रही है? वोट चोरी का इशू तो लेके वो थोड़ा फिर बीच में घूमे हैं, लेकिन करप्शन के इशू को लेके वो क्यों नहीं जा रहे हैं? गवर्नेंस के सवाल को लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सब हैरानी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द चुनाव अभी क्या रूप लेगा, ये कहना मुझे अभी थोड़ी जल्दबाजी लग रही है, लेकिन चुनाव इन्हीं पे होगा। तुहिन जी, 2 सवाल है। बिहार का चुनाव किसके चेहरे पर हो रहा है? नीतीश कुमार या पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है? और सीटों का बंटवारा कब होगा? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद या उससे पहले हो जाएगा? देखिए, राज्य में चुनाव जो है वो नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात, जहां तक सीट एलोकेशन, सीट के बंटवारे की बात है, कभी जो है एनडीए के बीच में कोई इसमें आपसी मतभेद रहा ही नहीं है। बल्कि मैं बार बार याद दिलाना चाहूँगा कि जब जेडीयू को हमसे कम सीटें भी मिली थी, तब भी हमने नीतीश बाबू को ही आगे किया कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो इनमें नहीं है। बार बार राहुल गांधी से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बगल में तेजस्वी बैठे हुए थे, तेजस्वी का नाम नहीं ले पाए वो। दूसरी बात, जो बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए इस बार, अच्छा नहीं थी, आप बीच में मत बोलिए। तो अगर इस बार जो है अप्रत्याशित संख्या में महिला वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में मिलेगी। बिहार पहला राज्य था जहां 50% जो है पंचायत इलेक्शन में महिलाओं के लिए आरक्षण मिली थी, वो भी नीतीश बाबू की सरकार में हुआ था। उसके बाद 1/3 जो सरकारी जॉब्स में आरक्षण हुआ। महिला रोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो है, जो पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ, ये सबसे जो है मैं कह रहा हूं कि अप्रत्याशित संख्या में 80-90% तक जो है हो सकता है कि महिला वोट हमें मिले। और महिलाओं ने देखा है जिस प्रकार की गाली गलौज का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता जी के विरुद्ध। इतना महिला नाम लिया आपने, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति का इतना नाम ले लिया। तुहिन जी, आपने 110 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, आपने कितने महिला उम्मीदवार उतारे थे? जी, कितने उतारे थे, याद है कुछ? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मात्र 13 होता है, जहां मात्र 13 जो काम। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जरा उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जरा आगे बढ़ाएं। जो तथ्य मैंने बताया वो गलत है क्या? जो तथ्य मैंने बताया वो गलत है? नहीं, वो नहीं गलत बता सकते हैं। वो तथ्य गलत नहीं है। आपने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 33% आरक्षण की बात की, आप योजना भी चला रहे हैं, 10,000 महिलाओं के खाते में भी दे रहे हैं, लेकिन टिकट के बंटवारे में आपके हाथ तंग क्यों है? मैंने यही पूछा, टिकट बंटवारे में आपके हाथ तंग क्यों है महिलाओं के मामले? जहां विनेबिलिटी एक बहुत मतलब महिलाएं जीत नहीं सकती, आपको कोई योग्य महिला नहीं दिखती बिहार से? नहीं, मैंने ये नहीं, वो आपको जो मतलब निकालना आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो काम हमने किया वो मैंने गिना दिया। जब टिकट का बंटवारा आता है, ये इसी तरह आप लोग पूछते थे कि इस कम्युनिटी को जो है मुसलमान को क्यों नहीं दिया, इसको क्यों नहीं दिया? सवाल सभी पार्टियों पर है। पिछले 20 साल से हम जीत रहे हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं है। कांग्रेस प्रियंका गुप्ता जी बैठी हुई है। प्रियंका गुप्ता जी, आप तो महिलाओं के बारे में आपकी नेता बढ़ चढ़कर बहुत बातें करती हैं। आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और मात्र 7 महिला आपको मिलती है चुनाव लड़वाने के लिए, क्यों ऐसा? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अगर प्रियंका गांधी जी की बात करेंगे तो उन्होंने तो 40% आरक्षण दिया, वो भी विधानसभा के इलेक्शन में। उससे बड़ा तो कोई एग्जांपल नहीं है। छोड़ दीजिए, वो सवाल तो मैंने बीजेपी से कर लिया। सुनने में बहुत अच्छी लगती है आरक्षण की बात, आरक्षण नहीं, लेकिन जहां महिलाओं को उम्मीदवारी देने की बात आती है, सब पार्टियां बैक गियर में आ जाती हैं। तो
अरे भाई नहीं बैक केयर में आए ना, 40% हमने टिकट बांटे हैं, ये मैं कह रही हूँ। और ये जो कह रहे हैं ना पंचायत चुनाव, 70 में से 7 कितना परसेंट हुआ? जैसा लगता है ये पंचायत चुनाव कौन लेकर आया था? ये मैं पंचायत चुनाव की बात ही नहीं कर रहा, मैं असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 70 में 7 कितना परसेंट था उसमें? क्या आपने तीर मार दिया? अरे भाई कितना परसेंट हो गया? आप ही जोड़ लीजिए, 7 से 8% तो हो गया ना। तो इतना भी अगर हमने दिया तो आप भारतीय जनता पार्टी से एहसान कर दिया, जो महिलाओं की विरोधी है, महिलाओं से पूरी तरीके। अरे भाई एहसान नहीं कर दिया, लेकिन महिलाओं का हक अगर सबसे ज्यादा बुराई करता है तो कौन करता है? पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, उनकी सबसे ज्यादा बुराई कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है, जो जेडीयू की सरकार है वो करती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं की इतनी बुराई करते क्यों? सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम काट दिए इन्होंने, जो है वोट काटने में लगभग 23 लाख महिलाओं के नाम काट दीजिए। अब जब महिलाओं के वोट लेने की बारी आती है तब कहते हैं कि भाई ले लीजिए 10,000 रुपए ले लीजिए। अरे 10,000 रुपए देकर आपके महिलाओं के वोट खरीद रहे। ये महिलाएं वोट नहीं देंगी, इनको साक्षरता चाहिए जो 55% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 71% साक्षरता है वो बिहार में 55% है। स्कूल बंद करने के नाम पर आपने 1500 स्कूल बंद कर दिए। ये तो हालत है बिहार में। आप उस बच्ची की हालत देखिए जो कह रही थी कि हमें स्कूल दे दीजिए। आप उस बच्ची की हालत देखिए जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको इलाज नहीं मिला, उसके शरीर पर 6 से 7 कटे हुए घाव बने होते और उसको लगभग 7 से 8 घंटे इलाज नहीं मिला। जब सर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पहुंची तब जाकर इलाज के लिए आप लोगों ने हामी भरी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यही महिलाओं के लिए आपके पास दिल में जो है जगह है, संवेदनाएं हैं, महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे रोक क्यों नहीं रहा? जैन जिज्ञासु जी, इस बार भी सीटों का बंटवारा उतना ही होगा जितना पिछली बार हुआ था? कांग्रेस को 70 सीटें दे रहे हैं आप? देखिए यह तो हम शीर्ष दलों के घटक नेता इसको तय करेंगे, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कह देना चाहता हूं कि पिछली मर्तबा भी हमने 24 अति पिछड़ों को टिकट दिया था और 2015 के चुनाव में हमने 10 महिलाओं को नेता को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित पसंद नहीं है। प्रत्युष जी ये बीच में बोलेंगे, परिमल जी अपनी बारी में बोलिएगा, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। परिमल जी अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में एक एक करके, तब सबकी बातें बिल्कुल स्पष्ट सुना देंगे। वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ जिज्ञासु जी बोले। ये तो महत्वपूर्ण मैं ये कह रहा हूं पॉइंट बनता है ना कि दोनों। परिमल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। परिमल जी इनको पहले सुन लीजिए, आपको काउंटर करना है कर लीजिएगा। पहले जिज्ञासु जी अपनी बात रखें आप प्लीज। मैं कह रहा हूं कि 2015 के चुनाव में भी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 10 महिलाओं को टिकट दिया, 10 ने जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में 2020 में हमने 16 महिलाओं को टिकट दिया, 7 ने जीत दर्ज की। हमारे खाते में जो सीटें आई लोकसभा चुनाव में भी हमने 4 जगह से महिलाओं को चुनाव लड़ाया, तो लगातार उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। दो लालू की पुत्रियां थे। अरे 7 में तो 2 लालू प्रसाद यादव की पुत्रियां ही थी। बदतमीजी भरे लहजे में क्यों बात करते हैं भाई? आपको उम्र का भी लिहाज परिमल जी नहीं है क्या? 7 में से 2 कौन थे ये भी स्पष्ट कीजिए ना। की तरह क्यों हरकतें कर रहे हैं यहाँ बैठकर? 7 में से 2 कौन थे? नहीं अगर आप चाहें तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। प्रत्युष जी एकदम परिमल जी पहले इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। परिमल जी पहले निंदा करता हूं इस बात की। हम भाई तहजीब हम इस तरह के फुहर और सड़क छाप संस्कृति से नहीं उठ के आए। हमको याद आते हैं लोहिया, मधुलिमा, किशन पटनायक, हम उस धारा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या तरीका है भाई? वाह हमारा ये काम है। अरे हमारा ये काम है। जननायक का तो फर्जी, ये जननायक का बालिका गृह कांड कराने वाले लोग, ये सृजन घोटाला करने वाले लोग, ये 71,000 करोड़ रुपया जो कैग की रिपोर्ट में आई, जिसका आय व्यय का हिसाब ये नहीं दे पा रहे। इनको जानकारी नहीं, और इसी गलत बयानबाजी के कारण ये स्थिति हो रही है। इस बार तो समझिए 71,000 जो सीएजी की रिपोर्ट, अरे दिस इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट। अरे वो रिपोर्ट की बात है। क्या कह दिया कैग ने, क्या कह दिया? आप अपनी बारी में बोलिएगा नहीं, क्यों आप इस तरह से तरीपार वाली हरकत कर रहे हैं? तो क्यों गलत बात बोलते हैं? नहीं एक साथ दोनों बोलिएगा, किसी को आवाज समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर बैठ के एक साथ बोलिएगा तो किसी को आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ जिज्ञासु जी अभी आपने कई सारे घोटाले आपने गिना दिए। एक सेकंड जिज्ञासु जी आप ही से सवाल है। मैं कह रहा हूं कि आपने कई सारे, आपने नीतीश कुमार सरकार के कई सारे घोटाले गिना दिए आपने जिज्ञासु जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति में कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता है और राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे परमानेंटली बंद नहीं होते हैं। कल को अगर आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी तो आपके लिए यही नीतीश कुमार जिनको इस वक्त आप पानी पी कर कोस रहे हैं, उस वक्त आपके लिए गंगा नहाए हुए हो जाएंगे। हम नीतीश कुमार जी अब बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो गए हैं।
वो उनको हम तो आज आप कह कर जाइए, आज आप कह कर जाइए, अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनी कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़े, तब भी आप नीतीश कुमार का सहयोग नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आज भी धोखेबाज हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर आज भी भरोसा नहीं हो सकता है? और मैं आपसे ये तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, धोखा खाने के बाद भी आप सरकार में आते हैं, कह दिया 10,000 की राशि दी जा रही है, हाँ। उस पर स्वतः चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि हाँ। चुनाव के समय में इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती। और ये प्रतिदिन के हिसाब से हम देखेंगे तो ₹1.38 ही मिलता है महिलाओं को। उससे क्या हो जाएगा? वस्तुस्थिति सुधर जाएगी, महिलाएं स्वावलंबी हो जाएंगी, वो स्वाभिमान का जीवन जिएंगी। और जितना बजट ही बिहार सरकार का नहीं है श्रीमान, उससे ज्यादा ये लगातार प्रॉमिस कर रहे हैं। 3,17,000 करोड़ का बजट है, जुलाई में 58,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट उसमें जोड़ लीजिए, या आकस्मिक निधि से 20,000 करोड़ रुपया की निकासी भी जोड़ लीजिए, तो होता है 3,95,000 करोड़ बजट। और 2 लाख करोड़ का कमिटेड एक्सपेंडिचर है। स्कीम चलाने के लिए टोटल फंड 1,95,000 करोड़ का बचा। अब बताइए कि उससे पुल पुलिया कैसे बनेगा? और 50,000 करोड़ रुपया के योजनाओं की घोषणा इन्होंने अपनी परिमल जी जवाब दे दीजिए। परिमल जी, ये तरीका है परिमल जी? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं। ये महिला की बात करते हैं, मैं इनको बतला दूं कुछ वाक्य, हमको 2 मिनट का समय दें। ये वही बिहार है जब चंपा बिस्वास जब एप्लीकेशन लेके थाने जाती थी तो उनको यह कहा, उनके पति को यह कहा जाता था सीएम हाउस की तरफ से कि मैनेज कीजिए। शी वॉज कंपेल्ड टू गो थ्रू फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। बिहार ने यह स्थिति को देखा है। अब इन पर विश्वास किस आधार पर? 15 साल लूट खसोट, और अभी भी देखिए हमारे नेता तो सबके लिए न्याय करते हैं, और इन्होंने जो फर्जी जननायक का खिताब दिया है ना, हम लोग इनके लिए अब नई सरकार बनेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि घोटाला के अवार्ड से तेजस्वी जी को अवार्डेड किया जाए। और ऐसे भी समझिए कि कांग्रेस का घोटाले में तो कांग्रेस मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड ये देखिए, अब ये देखिए परिमल जी डिबेट का नियम, डिबेट की परिभाषा समझा रहे थे, फिर खुद टोका टोकी कर रहे हैं। ये क्या है? ये लोग श्रृंखला, ये क्या है? ये क्या है महाशय? भ्रष्टाचार। और उसके बाद आप एंकर पर इल्जाम लगाओगे कि ये कैसी डिबेट हो रही है? अभी तो आप भी टोका टोकी कर रहे हैं। अंतर आरजेडी और जेडीयू में यही है कि ये लोग लाठी भाजने के आधार पर लठैत को पैदा करते थे, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करके सुसंस्कृत स्किल्ड यूथफुल पर्सन को पैदा करते हैं। दिस इज द बेसिक यूनिवर्सिटी हमारे नेता ने खोला। हम लोग लैंड फॉर जॉब मॉडल वाले नहीं है, जिसके तहत 13 तारीख को 5 यूनिवर्सिटी केंद्र से हमने दिलवाई है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कोर्ट में जाएंगे हम लोग। लेकिन परिमल जी, 3 रेलवे, परिमल जी एक सवाल, मैं जरा क्राइम पर आता हूं। आप लोग कहते हैं कि साहब ये जंगल राज है, जंगल राज है। अलग बात है कि उसी जंगल राज वाली पार्टी के साथ मिलकर के आपने चुनाव भी लड़ा, और उसी जंगल राज वाली पार्टी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाया भी। अभी जरा बताइए कि आपके बिहार में ये अस्पताल के अंदर घुस करके सरेआम हत्या हो जाती है, कारोबारी का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। ये क्या है? जिस शराबबंदी की आप बात करते हैं, मद्य निषेध टीम को दौड़ाकर खदेड़ कर शराब माफिया पीटते हैं, तो ये क्या है साहब? ये क्या है परिमल जी? इस पर मैं जवाब दूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की मदद से हम लोगों को भी कुछ राशि चंदे में मिली थी, और राजद मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड इनके द्वारा जो प्राप्त की गई राशि थी उसमें 46 करोड़ रुपया शराब उत्पादक कंपनियों से इन्होंने प्राप्त किया, इस आश्वासन पर कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं शराब उत्पादन अलाउ करूंगा बिहार में। इनकी नीति ये है, इनकी नीति डिफेक्टिव है। देखिए मैं आपको बतलाऊं कि जब आप प्रश्न उठाते हैं हमारे नेता के ऊपर, तो आप यहाँ की कंपेयर, आपने अभी पर्टिकुलरली आपने कहा कि क्राइम की बात, तो मैं आपको बतला दूं कि बिहार में पहले क्या होता था, 1000 क्राइम होता था, 1-2 एफआईआर रिकॉर्ड किए जाते थे। आज हमारे आदरणीय नेता सामाजिक न्याय और विकास के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव के तहत कई ऐसे अधिनियम सोशल लाए जिसके तहत अधिनियम के तहत सामान्य क्राइम को भी में भी एफआईआर। विनीत जी क्राइम पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। विनीत जी क्राइम कंट्रोल हो गया बिहार में?
देखिए मेरा सवाल विनीत जी से। विनीत सिंह सरकार के इनिशिएटिव क्या है, यह महत्वपूर्ण है। भाई पहले तो अरविंद जी ने कहा कि 2020 में हमारी पार्टी को बीजेपी ने उपयोग किया, यूज किया, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी, हमारे अपने आइडियोलॉजी हैं, कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम इंडिया के गठबंधन में, तो ये बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी प्रियंका जी कह रही थी महिलाओं का वोट कटने के लिए। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो गोपालगंज में वोट कटा है वो एनडीए का सबसे मजबूत गढ़ है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट वहां कटा है सीमांचल में, उसके बाद कटा है। तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। जहां तक प्रत्युष भाई आप कह रहे थे कि क्राइम के बारे में, इसी क्राइम को लेकर थोड़ा सा जो लूज एंड था, तो सब कुछ पता है, आपकी तो 60 गांठ है ना चुनाव आयोग से, आप ही बता दीजिए क्यों काटा है। प्रत्युष भाई ये कौन सा पलायन भी नहीं करती, महिलाओं की मृत्यु दर इतनी ज्यादा हो गई है। देखिए प्रियंका जी विनीत सिंह खामोशी से सुन रहे थे, एक बार उनको सुन लीजिए फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। लेके हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कंटिन्यू विनीत जी। चिराग पासवान जी ने बात उठाई थी जिसको कि सरकार ने बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया था। और आज का समय, अभी आपने पूछा कि हॉस्पिटल में घुस के लोगों का क्रिमिनल का मर्डर हो गया, उसके बाद से आपने बताया नहीं क्या हुआ। सारे लोग पकड़े गए, पुलिस ने उन पर नकेल कसा, और आज की स्थिति बिहार में यह है कि जो बीबीसी बिहार को सीवेज ऑफ इंडिया कहता था लालू प्रसाद यादव के समय में, अरे भाई अब मेरी बात तो सुनिए, अजीब सा हाल है। ये बीच में बोला मत, टोका टोकी मत कीजिए। जहां पे 18,000 हत्याएं और 30,000 किडनैपिंग हर साल में होता था, अब उसकी बात मत कीजिए। तो आज जो है क्राइम का जो दर है बिल्कुल कम हो चुका है और ये चीज कंट्रोल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप महिलाओं की बात करती है प्रियंका जी, तो 1.1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियों से बात करें आप, वो बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम किया है। और तीसरी बात सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं ना कि चुनाव के पहले 10,000 रुपए क्यों दिया गया था, ये 10,000 रुपया बिजनेस प्लान दिया गया। अरे अगर एक बार बिजनेस प्लान अप्रूव हुआ, उसके बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। ये आपकी तरह रेवड़िया नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि सत्ता में आने वाले नहीं है, कुछ भी प्रॉमिस कर दीजिए। ये वो काम है जो कि महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए की सरकार कर रही है। विक्रमशिला जो आपकी यूनिवर्सिटी है, 2016 में आधारशिला रखने की बात कही थी, आज तक नहीं बन पाई है। तो हालत तो ये है कि ना आप एक यूनिवर्सिटी बना पाते हैं, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना पाते हैं, और ना ही पेपर लीक होने से बचा पाते। आपको कुछ नहीं मालूम है, आपके लिए कहावत है इग्नोरेंस इज द ब्लिस। आप बिहार आइए, नालंदा यूनिवर्सिटी जाइए, अरे भाई, और विक्रमशिला जाइए, वहां पे चीजें देखेंगे आप कहां से कहां काम पहुंच चुका है। क्लास 8 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। देखिए अभी इस डिबेट में भी विपक्षी बार-बार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आते ही, बीजेपी या जेडीयू की सरकार ने खजाना खोल दिया। मतलब पहले पेंशन राशि बढ़ाई गई, बिहार में 125 यूनिट फ्री कर दी गई, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आ गए। मतलब चुनाव आते ही अचानक से ये योजनाएं, और सरकार का दिल इतना दरिया क्यों हो जाता है? मुझसे सवाल? जी आप ही सवाल है। मुझसे सवाल? हाँ आप ही सवाल है। तो जी देखिए, ये प्रैग्मेटिक, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, ठीक है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारे और उनमें अंतर क्या है? हम कभी भी कांग्रेस की सरकार की तरह, कर्नाटक की सरकार की तरह SC/ST फंड से अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया। तो आप सुनिए, आप अभी पूरी बात सुनिए। अरे आप पूरी बात सुनिए ना, बीच में क्यों बोलते रहते हैं? हमारे क्यों नहीं बोला? ये क्या मांगना था? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी जमानत जब्त पार्टी, इसलिए शांत रहने के लिए बोलिए। मैं अंतर इनको गिना रहा हूं कि जब हम वायदे करते हैं ना, तो हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है हमारे प्रशासित राज्यों में, वो हमेशा, अरे क्या बकवास कर रही है? मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूं। पिछले 4 इलेक्शन में 9% वोट शेयर नहीं आया, 2015 में 0 सीट आई थी, और पिछले इलेक्शन में घर रख के आइएगा। प्रत्युष आप उनको शांत करा सकते हैं? आप उनको शांत करा सकते हैं? मजाक चल रहा है आपके शो पर। एक एक करके बोले। चिल्लाएंगे आप यहाँ बैठकर? तो जी अपनी बात रखिए पूरी। आपकी बात आवाज जा रही है, आपकी बात जा रही है। तो जी बोले आप। प्रत्युष जी ये बदतमीजी बंद करिए आप। उम्मीद करेंगे कि मैं क्या चल रहा है? एक करके बोले प्लीज, एक करके बोले।
पिछले 15 मिनट से मैं इनकी बात सुन रहा हूं। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं बीच में कूद पड़ती है लोग। क्या गलत कहा मैंने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछले चुनाव में 50 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस पार्टी की, 2015 में 0 सीटें मिली थी। ये लोग बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, 4 इलेक्शन में 9% शेयर नहीं आया वोट शेयर का। देखिए मैं आपको अंतर बता रहा हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के तहत कई बार जो है हमें भी ये जो फ्रीबीज कहते हैं वो देना पड़ता है, लेकिन जो एक फाइनेंशियल जो एक वित्तीय अनुशासन है, किसी भी राज्य जहां हम शासन करते हैं हमने वित्तीय शासन वो अनुशासन को नहीं छोड़ा है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो कि मापदंड सही मापदंड होता है किसी भी राज्य की और देश की इकोनॉमी की, कहीं भी हाथ से बाहर नहीं गया है। हम कभी कर्नाटक के राज्य सरकार की तरह नहीं कहेंगे कि SC/ST फंड से हम ले लेते हैं कुछ अमाउंट ताकि हम अपने वायदे पूरे कर सके। तो वित्तीय अनुशासन ये लोग हमको ना सिखाएं। हाँ, समय के साथ एक बात आपने ईमानदारी से मानी कि कई बार फ्रीबीज देना पड़ता है, तो मैं यही समझना चाहता हूं अरविंद सर, ऐसा क्यों होता है? मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं। चुनाव आते ही जिसकी सरकार है, सत्ता है जिसकी, अचानक से चुनावी रेवड़ियां बटने लगती हैं। ऐसे ही प्रवक्ता रख के कांग्रेस पार्टी अनाउंस होती है। अनाउंस होने के बाद कितनी भटती हैं वो अलग सवाल। नहीं, मैं पड़ोसी राज्य झारखंड ले लीजिए ना सर, मैया योजना 1000 था, ऐलान किया गया 2500 रुपए चुनाव के बाद। हिमाचल ले लीजिए, और अभी बिहार के लिए ही कुछ जानकारों का मानना है कि 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार और 5 लाख करोड़ की योजनाएं अनाउंस हो चुकी हैं। अब ये 5 लाख में कटौती या तो स्टेट का जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसमें होगी, या फिर ये जो झूठी घोषणाएं हो रही हैं इनमें से कुछ रोका जाएगा। अभी पैसा दे दो, उसके बाद क्या हिस्सा फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5 लाख करोड़ कहाँ से बिहार ले आएगा? और सेंटर इसका वाकई में एक बड़ा असर होता है, तबके में बड़ा असर होता है, निश्चित रूप से असर होता है। और सेंटर बगैर चुनाव जीते इन योजनाओं को कंटिन्यू करेगा, ये उसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अब तक बिहार को उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो आउट ऑफ वे जाके इस किस्म से हो कि 3 लाख का बजट हो और 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।